हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रक्त के बारे में यानी कि ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी आपको मैं बता चुका हूँ। अब ब्लड के बारे में जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि जब हम अंदर घुसते हैं उसके अंदर, यानी कि सामान्य जानकारी आपको मैं बता चुका हूँ। अब जब अंदर और जाते हैं ना तो ब्लड के बारे में और जानकारी यानी कि ब्लड में जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, प्लाज्मा होता है उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो रक्त है, रक्त उसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो ठोस वाला भाग और एक होता है तरल वाला भाग। तरल वाला भाग होता है, जैसे आपको एक साधारण भाषा में समझाऊं, जैसे चाय होती है, ठीक, चाय को हम बनाते हैं तो उसमें चीनी भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, तो वो तो हो गई ठोस, ठीक। और जो दूध वगैरह होता है, पानी वगैरह, वो होता है तरल भाग, ठीक है ना। तो रक्त में भी आपको क्या है कि इतना ही पता आपको, तो रक्त है वो एक तरल द्रव है, आपको तो यही पता है इतना। बाकी उसमें ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं और तरल पदार्थ भी। इसमें दो भाग होते हैं रक्त में। एक तो पहला भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सा भाग है? तरल पदार्थ, ठीक है। तरल वाला भाग होता है वो तो प्लाज्मा, ठीक है, यानी कि तरल वाला भाग, तरल भाग। और ठोस वाला भाग है वो होते हैं रुधिराणु, ठोस, ठीक है दोस्तों। अब देखो, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है उसकी मात्रा 55% पाई जाती है, 55%। और जो रुधिराणु है उनकी मात्रा होती है 45%। अब देखो, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है कि आपको देखो कभी चोट लगी होगी ना, चोट लगने के बाद, ठीक है, जहां से रुधिर बहता है जिस स्थान से, तो चोट लगने के बाद जब रुधिर कुछ समय के बाद में रुधिर का थक्का बन जाता है, थक्का बनने के बाद में उस रुधिर लगी हुई चोट के स्थान के ऊपर, लगी हुई चोट के स्थान के ऊपर जब एक पीला द्रव गाढ़ा पदार्थ जम जाता है, वो होता है प्लाज्मा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। प्लाज्मा वही जो पीला गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। उसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर एक फाइब्रियोनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये दोस्तों हमेशा याद रखना, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रियोनोजन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं ना, तो वो रुधिर का यानी कि ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो सैंपल लेने में यानी कि जो फाइब्रियोनोजन है, फाइब्रियोनोजन को हम निकाल दें, तो फाइब्रियोनोजन के बाद में यानी कि प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन होता है फाइब्रियोनोजन, इसको निकालने के बाद में बचता है सीरम ओनली, जो एक तरल पीला पदार्थ होता है, तरल पीला पदार्थ होता है, पीला पदार्थ होता है। और इसी सीरम की वजह से, इसी सीरम की वजह से जो शरीर में रोगाणु है उनकी जांच की जाती है, यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो किस चीज की जांच करते हैं? इस सीरम की जांच करते हैं। सीरम की वजह से ही रोगों का पता चलता है, ठीक है दोस्तों, सीरम की वजह से ही। अब देखो, तरल वाला भाग हो गया, ये तो इतना ही है। अब जो मेन मुद्दा आता है रुधिराणु, इसके 3 पार्ट होते हैं, वो कौन, वो इंपोर्टेंट है, वो देखो। एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक है प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना। क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं, बिंबाणु। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है और प्लेटलेट्स क्या होती है। कई बार क्या है कि एग्जाम के अंदर इनका टेक्निकल नाम पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सी एग्जामों के अंदर आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें उनका टेक्निकल नाम पूछा जाता है और आपको वो याद करने हैं। आरबीसी का नाम, ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाओं में जो टेक्निकल नाम, इनका नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होते हैं यानी कि बिंबाणु, हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं, और इनका जो टेक्निकल नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों नाम है ना, तीनों नाम आपको रट लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है और इनमें कंफ्यूज होता है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एक जैसे नाम होने की वजह से, तो इनको रट लेना आपको कि आरबीसी जो लाल रुधिर कणिका है उनमें जो उनका टेक्निकल नाम है, ठीक है ना, रासायनिक नाम बोलते हैं, यानी कि इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स है उनका थ्रोम्बोसाइट। अब क्या होता है कि कई बार एग्जाम के अंदर इनकी संख्या पूछी जाती है, ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी, जो आरबीसी है ना, लाल रुधिर कणिकाओं, इनकी संख्या 50 लाख प्लस होती है। 50 लाख, मनुष्य में 50 लाख प्लस होती है, यानी कि 50 लाख, या इनको हम 5 मिलियन भी, यानी कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना चाहे ना तो 5 मिलियन भी बोल सकते हैं। 5 मिलियन या 50 लाख एक ही बात है। डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उनकी संख्या होती है 10,000, ठीक है, उनकी संख्या होती है 10,000। और जो प्लेटलेट्स होती हैं
बीम बाउंड, इनकी संख्या होती है 2 लाख प्लस, यानी कि 2 लाख के आसपास में प्लेटलेट्स की संख्या। एग्जाम के अंदर काफ़ी बार इनकी समय पूछा जाता है, ठीक है ना। काफी ये मतलब समय के बाद में ये अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इनका समय ये जो 120 दिन है आरबीसी का, लाल रुधिर कणिकाओं है ना, उनकी जो वो है समय है वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में ये खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद में नई बनती है। तो ये क्वेश्चन हजारों बार अब तक पूछा जा चुका है कि इनका समय कितना होता है, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी है, इनका होता है 4 से 7 दिन, 4 से 7 दिन। और जबकि प्लेटलेट्स होती है इनका 7 से 10 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको, ये जो इतनी स्लाइड है, जो ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इस स्लाइड में से अब तक हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन, इनकी रुधिराणु 45% पाए जाते हैं। इनमें जो तीनों भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 भाग होते हैं। और इनका जो रासायनिक नाम या जो टेक्निकल नाम बोल सकते हो, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी संख्या 50 से 55 लाख होती है, 50 से 55 लाख। डब्ल्यूबीसी की 10,000 और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी 2 लाख के आसपास में या प्लस भी हो सकती है। समय है आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 से 7 दिन के समथिंग आसपास में होता है, और प्लेटलेट्स का 7 दिन, ठीक है ना, 7 से 10 दिन मान सकते हो आप। अब कई बार एग्जाम के जो बड़ी लेवल की एग्जाम होती है उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी कुछ यूपी पीसीएस के यूपी जो पीसीएस हुआ था उसके अंदर 2000 शायद 21-22 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छी लेवल का क्वेश्चन था, और बहुत से बंदों ने वो क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि पढ़ने की वजह से। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि रक्त के अंदर है ना, रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था। क्या घुमाया था, देखो वो प्रश्न देखो, प्रश्न में क्या था कि उसमें ये पूछा था कि रक्त है ना, रक्त में रुधिराणु, रक्त में रुधिराणु की सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, रक्त में रुधिराणु, ये नाम आ गया था, ठीक है ना। इस पर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से बच्चों ने क्या किया कि उनको रटा हुआ था कि रक्त के 2 भाग होते हैं, यानी कि प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन में यही था, प्लाज्मा, रुधिराणु, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये ऑप्शन थे उसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर लगभग दोस्तों ने क्या किया था, प्लाज्मा, क्योंकि 55% होता है, इसने ये किया था, लगभग ने ये किया था। बाकी वो क्वेश्चन मतलब उसका आंसर ये गलत था, क्योंकि उसमें यह नहीं पूछा था कि रक्त में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो प्लाज्मा की होती है, ठीक है। उसमें यह पूछा कि रक्त में रुधिराणु की सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो वो होती है आरबीसी की। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लगभग 50 लाख यानी कि 95%, 95% क्या होता है, आरबीसी, लगभग 95% ये पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था होली में, तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर डायरेक्ट पूछता है कि रक्त में सर्वाधिक, तो आएगा प्लाज्मा यानी कि 55%, और अगर रुधिराणु की बात करते हैं तो उसमें आएगा आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इन तीनों भागों में इसकी लगभग 95% पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा आज आपको, पूरा का पूरा। इसके बाद में आपको ना तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी और का वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आप वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ठीक है ना। पूरा प्रत्येक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा आज, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, आरबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या रोग होते हैं, इनसे संबंधित आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब उनके संपूर्ण विस्तृत यानी कि जानकारी दूंगा कि डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, आरबीसी क्या होते हैं और प्लेटलेट्स के क्या होते हैं, ठीक है ना। उनकी संपूर्ण जानकारी, ये रक्त में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या क्या कार्य है, इनकी कमी से रोग कौन से होते हैं, वो साधारण तरीके से आपको नॉर्मल तरीके, यानी कि आपको इसके बाद में कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। आरबीसी, ठीक है ना, बता चुका हूं इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि 95%, यानी कि 50 से 55 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। 95% यानी रक्त में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनका जीवन काल भी आपको बता चुका हूं। अब इनके बारे में देखो, इनका आकार गोल होता है, इनका आकार गोल होता है। वैसे तो आपको दिखाई नहीं देते रक्त में, मगर आप कभी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखोगे तो इनका आकार कुछ चपटा यानी कि गोल होता है, अंदर से कुछ घसा हुआ,
घसा हुआ थोड़ा होता है, यानी कि चपटा आकार होता है, गोल आकार होता है। तो इनकी आकृति कैसी होती है? देखो एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गोल आकार कैसा होता है, ठीक है ना। मैं बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। केंद्रक, ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब देखो किसी भी चीज में अगर केंद्रक नहीं है तो केंद्रक नहीं है तो केंद्रक में होता क्या क्या है, यानी कि डीएनए, आरएनए, यानी कि जो मेन चीज होती है वो ही नहीं होती है, यानी कि केंद्र की नहीं है तो फिर आरएनए और डीएनए कहां से होंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर्स वगैरह अगर सैंपल लेते हैं रक्त का सैंपल लेते हैं तो कभी भी आरबीसी के द्वारा जांच नहीं कर सकते कि ये रक्त किसका है किसका नहीं है, क्योंकि वहां तो केंद्र की नहीं होता, केंद्र की नहीं होगा तो डीएनए और आरएनए भी नहीं होगा, तो इसकी जांच नहीं की जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं, आपने एनीमिया रोग बहुत से एग्जामों में सुना भी होगा कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो एनीमिया रोग के बारे में बात करते हैं। जैसा देखो, यानी कि ब्लड है, ठीक है, ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में पाई जाती है आरबीसी, आरबीसी। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? आपको मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से। शॉर्ट में क्या लिखा था हमने? एचबी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन, इसमें कौन सी धातु बताई थी मैंने आपको? इसमें बताई थी मैंने लोहा धातु। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम इसे? एफई, यानी कि लोहा धातु। अगर शरीर के अंदर लोहे की कमी हो जाती है, एफई यानी आयरन की कमी हो जाती है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। एग्जाम के अंदर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है कि ये तो सबने रटा हुआ है कि लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर वो ये बता दे, ये पूछ ले कि ये लोहा, ये ना देखकर आपको ये पूछ ले कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, लोहा आपको दे ही ना उसमें, तो अब देखो अगर लोहे की कमी है, ठीक है, लोहे की कमी है तो उसमें हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी है तो आरबीसी संख्याओं की कमी होगी, इसकी भी कमी होगी, और फिर ब्लड की भी कमी होगी। इसलिए अगर इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन मिले, आंसर मिले, ठीक है ना, ऑप्शन में, तो ये चारों सही है। एफई यानी कि लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से भी एनीमिया होता है, ठीक है ना। और अगर ये दे दे आरबीसी, इसकी कमी की, अब इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, और ब्लड रक्त की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। तो ये अगर चारों ऑप्शन मिले ना, ठीक है ना, आप आज तक आपने सिर्फ यही पढ़ा है, यही पढ़ा है कि लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। बाकी अगर ये क्वेश्चन मिले और आपको लोहा ना दे तो ये कर सकते हो आप, ठीक है ना। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। अब इसके आगे देखो, आरबीसी, आपने मतलब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि पहाड़ी पर या ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या घटती है, बढ़ती है, या इकसार रहती है, या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आते हैं, ठीक। तो आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार, उनकी संख्या बढ़ती है, ठीक है ना। ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर इनकी संख्या, इसकी संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, ठीक है दोस्तों, बढ़ती है, याद रखना, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनकी संख्या मैंने आपको बता दी थी कि रक्त में 10,000 के समथिंग आसपास में पाई जाती है। अब देखो इनका आकार है वो अनिश्चित होता है, कोई आकार नहीं होता, इनका अनिश्चित आकार के होते हैं। केंद्रक, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, उपस्थित होता है केंद्रक, इसकी वजह से हम रोगाणुओं का पता लगा सकते हैं। आरबीसी की कमी से, आरबीसी की वजह से नहीं पता लगा सकते क्योंकि इसमें तो केंद्रक होता ही नहीं है, और केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए और आरएनए भी नहीं होंगे, और डीएनए की वजह से किसी चीज का पता चलता है कि कौन सा रोग है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। अब ये देखो डब्ल्यूबीसी कार्य क्या करता है रक्त में? डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगों से रक्षा करना, हमारे रोगों से रक्षा करना, ठीक है। अब वो रक्षा कैसे करते हैं वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरा ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना। डब्ल्यूबीसी है, अगर आप और एग्जाम की हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें शॉर्ट तरीके से तो देखो, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना, ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आएगा डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, या इनका आकार वगैरह, केंद्र की उपस्थिति या होता नहीं है, क्या करते हैं, यानी कि रोगों से रक्षा करते हैं। अगर आप और गहरी तैयारी कर रहे हो
तो देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या यानी कि डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उनमें से 2 प्रकार हैं वो तो हमारे कोई काम के नहीं है, नहीं पूछे जाते, कभी नहीं पूछे जाते। जो 3 भाग है, जो 3 प्रकार है वो किस तरह काम आते हैं वो देखो कि रोगों से रक्षा कैसे करते हैं डब्ल्यूबीसी। पहला भाग है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये क्या कार्य करता है, साधारण तरीके से समझाऊं, अगर कोई रोग मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जानकारी किसको लगेगी, एंटीबॉडी को, ठीक है ना। पूरे शरीर में घूमता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है। और जब भी किसी भी बॉडी में किसी भी अंग में कोई भी रोग प्रवेश करता है तो सबसे पहले पता चलेगा एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी क्या कार्य करता है, एंटीबॉडी सबसे पहले रोग की पहचान करता है। शरीर में अगर कोई रोग प्रवेश करता है तो उसकी पहचान कौन करेगा, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी इसकी सूचना है वो लिम्फोसाइट को देगा, ठीक है। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को बताएगा कि शरीर में रोगाणु प्रवेश कर चुका है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट क्या करेगा, लिम्फोसाइट तुरंत कार्रवाई करेगा, उस रोग को नष्ट करेगा। यानी कि रोग को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लिम्फोसाइट रोग को नष्ट करेगा। रोग को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। अब मोनोसाइट, इसका क्या कार्य है, लिम्फोसाइट ने रोग को नष्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि उसकी जो बॉडी है, यानी जो लाश है उसकी, वो किसमें, शरीर में पड़ी रहती है। अब यही सूचना एंटीबॉडी मोनोसाइट को देगा। मोनोसाइट क्या करेगा, मोनोसाइट जाएगा और जो उस बॉडी को या जो रोगाणु प्रवेश किया उनको मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद जो मोनोसाइट है उनको भक्षण करेगा, यानी कि उनको समाप्त कर देगा शरीर से। यानी कि रोग का भक्षण कार्य कौन करता है, मोनोसाइट, ठीक है दोस्तों, समझ गए। एंटीबॉडी क्या करता है, रोग की पहचान करेगा सबसे पहले, उसके बाद लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट को सूचना देगा और लिम्फोसाइट है रोग को नष्ट करेगा। रोग को नष्ट करने के बाद उसकी बॉडी को भक्षण करेगा कार्य कौन करता है, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, प्रकार में मोनोसाइट। और ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ उस रोग जो लाश है या जो बॉडी पड़ी हुई है, यानी कि जो रोगाणु नष्ट हो चुके हैं, उनका भक्षण करने का कार्य कौन करेगा, मोनोसाइट, ठीक है दोस्तों। ये अब देखो तीसरा भाग आता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। प्लेटलेट्स में पहली बात तो आपको ये याद रखनी कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब देखो आपने डेंगू रोग के बारे में सुना होगा। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू नामक रोग हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी किससे होती है, डेंगू रोग होता है, डेंगू रोग की वजह से प्लेटलेट्स की कमी आती है, ठीक। और इसकी वजह से इसका एक नॉर्मल उपाय क्या है, जो बकरी वगैरह होती है ना, इसका दूध प्लेटलेट्स के लिए बहुत ही सही साबित होगा आपके लिए। यानी कि बकरी का जो दूध होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, एलोवेरा वगैरह। तो डेंगू रोग के लिए वो है प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से। शरीर की रक्षा कौन करता है रोगों से, डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आकार, एनीमिया रोग आपको मैंने समझा दिया कि एनीमिया कैसे होता है, यानी कि लोहे की कमी की वजह से। और ये जो अगर ऑप्शन ये भी मिले तो ए भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। उसके बाद में आपको इनके प्रकार बता दिए, एक चीज आपकी पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पूरी क्लियर करवा दी मैंने, ठीक है ना। इससे बाहर आपको क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं में से आए हैं, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।